हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए सेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस एग्जाम अभी जो कंडक्ट होने वाला है, इसमें जो जनरल सेक्शन है, स्पेशली जनरल पार्ट के हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश के सेक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक मॉडल पेपर होने वाला है, ठीक है, एकदम हूबहू बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर जो एनवीएस केवीएस के एग्जाम हुए हैं, उसी पर यह जो है बेस्ड होगा। और इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि जो चीज़ें जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में हो रही है, ठीक है। और अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स को समस्या हो रही है लैंग्वेज के सेक्शन में कि लैंग्वेज कैसे तैयार करें, किस प्रकार से प्रश्न लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें जीएस किस प्रकार से पूछी जाती है या करंट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पर डे 40 प्रश्न यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके करंट से हो जाएगा, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा और 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड रहेंगे और 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से, रीजनल लैंग्वेज आपका हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले समय में कोशिश मेरी रहेगी कि उसमें कुछ और इम्प्रोवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप यह चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमको तैयारी करना है, प्रश्नों का लेवल क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रश्न आपके एनवीएस केवीएस से भी रहेंगे डायरेक्टली, और जो है डी ट्रिपल एस बी से भी रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तेलंगाना। देखिए, करंट में कब कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाए, कोई उसका जो है और छोर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि करंट में हमें जो है इसके पहले की जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उससे सिमिलर हम लोग जो है करंट को यहाँ शामिल करने का प्रयास करेंगे और आगे उसको और इम्प्रोवाइज करने का जो है कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद जांचता है कि प्रश्न विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं या नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र को लेकर चिंतित है, ठीक है। तो इसमें वो जो है उसका मेन जो उद्देश्य होता है वह वैधता की जांच करना, ठीक है, जो आपकी वैलिडिटी होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है और ये आपका एनईपी 2020। देखिए, अभी तो आप मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके साथ ही साथ आपकी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको एनईपी 2020 भी बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो यानी कि आप 1986, 2005, 92 और 2020 पूरा कवर करना है। तो कुछ प्रश्न हम लोग वहां से भी शामिल करेंगे आने वाली जो है सेशन में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि बच्चों को बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उनके ज्ञान को बाहरी इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए, जिससे वो जो है और बेहतर उन्हें जो है चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना। अचीव उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। अच्छा, दो बार ये हो गया है यह प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा रुचि उसमें लेने लगेगा तो उसका जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि किसी भी चीज़ में बच्चे की फुल इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब जो आपकी एनईपी 2020 है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सावधानी पूर्वक लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से समाधान देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे आसपास उपलब्ध पुस्तकों और सामग्री से परामर्श ले सकते हैं। उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधि है यह है आनुमानिक विधि। उपलब्धि परीक्षण की योजना के लिए प्रारंभिक चरण क्या है, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभिक चरण है, उद्देश्यों को इस तरह के रूप में बताते हुए कि यह उनकी उपलब्धियों को सत्यापित करने में सक्षम होना।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई, क्योंकि आपके सिलेबस में आप देखे होंगे कि उसमें एनईपी 2020 स्पेशली दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है इसके जी इसमें अनुभवात्मक शिक्षा है। उसके बाद पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद यानी कि रीजनल लैंग्वेज की भी वकालत करी गई है। इसीलिए अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में, उसमें एक रीजनल लैंग्वेज भी शामिल किया गया है आपके सेक्शन में। ठीक है, तो एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट को विकसित करना है। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति का क्या नुकसान है? तो जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है, शिक्षार्थियों की अच्छी तरह से निगरानी नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर सी है। अब हिंदी का यहाँ से शिक्षण स्टार्ट हो रहा है अपना। देखिए, हिंदी यहाँ रीजनल लैंग्वेज भी है और हिंदी में जो जनरल हिंदी है वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपने देखा ही होगा, इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं कि अपना पाना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख होना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द में शुद्ध जगत वाला शब्द है, तो सच्चिदानंद। ठीक है, इसके आप संधि विच्छेद करेंगे तो सच्चिदान आनंद होता है। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम, इसमें कर्मधारय समास है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन इंद्र, महेंद्र। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तरुण का जो अपोजिट होता है वह वृद्ध होता है। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का जो पर्यायवाची वो है मोशक। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है प्राण। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ से इंग्लिश के 10 प्रश्न हैं, तो देखिए इसमें आपको फिल करना है। स्टार्टिंग में यहाँ जो है गैप है। यू माइंड लेंडिंग में योर बुक फॉर अ डे। देखिए यहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो यहाँ वुड का प्रयोग होगा। वुड यू माइंड लेंडिंग में योर बुक फॉर अ डे, क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब उधार देंगे? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ होगा वुड, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फाइंड आउट करना है क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। तो बिल देयर, देखिए क्वेश्चन टैग है, तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट अगर आपका पॉजिटिव में है तो लास्ट का वो निगेटिव में होता है। तो इसमें कह रहा है कि क्या नेट्स में बहुत सारी मछलियां हैं, मछलियों की संभावना है। देयर विल बी, मछलियां हो मतलब वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि देयर विल बी प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, मतलब उस नेट में बहुत सारी मछलियां होंगी। तो यहाँ हो जाएगा बिल देयर, मतलब ये वाला जो सी वाला पार्ट है इसमें एरर है, यहाँ हो जाएगा वुड नॉट देयर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेकंड हैंड फर्नीचर डैश डैश हियर एट रीजनेबल प्राइस। तो इसका जो देखिए जो सेकंड हैंड फर्नीचर है ये सिंगुलर में है, आपका जो ये नाउन है। फर्नीचर अक्सर लगता है हमें प्लूरल में है, लेकिन ये सिंगुलर में है, तो यहाँ जो वर्ब आपकी लगेगी ये हो जाएगी आपकी इज सोल्ड। ठीक है, select the most appropriate option to fill in the blank। the bus before I reached the bus stand। तो इसमें जो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ सी, हैड लेफ्ट, यानी कि जो चीजें पहले घटित हों उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो कह रहा है द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द बस स्टैंड, मतलब मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस छूट चुकी थी। तो जो घटना बस छूट चुकी, बस मतलब मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस छूट चुकी थी। ठीक है, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा यहाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये आपका डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का प्रश्न है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, जो बहुत, जिसकी लिखावट बहुत सुंदर हो तो उसे कैलियोग्राफर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो आशावादी जो भाई हमेशा सकारात्मक हो, तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है।
और पेसिमिस्टिक निराशावादी होता है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो। ठीक, नो एरर। नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन। नाइदर यू नॉर आई, ठीक है। देखिए यहाँ जो नाइदर यू, नाइदर के साथ नॉर लगता है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ जो आई लगा, यहाँ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आई के अकॉर्डिंग होगी, ना कि यू के अकॉर्डिंग। ये आपके जो, ठीक है, तो यहाँ एम हो जाएगा, राइट। तो नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू, यानी कि आपका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें एरर है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाई ऑल, ठीक है, तो ये पॉपुलर हो जाएगा भाई, जो प्रसिद्ध हो, सब में फेमस हो, तो इसे यहाँ आपका पॉपुलर। ठीक, जीनियस बुद्धिमान होता है, फेमस मीन प्रसिद्धि, तो इसका जो राइट आंसर हो पॉपुलर होगा। और इसका देख लीजिए आप, केबीएस पीआरटी का यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। तो नेम शेक होता है, इसका जो राइट आंसर है आपका नेम शेक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब कि नाम सेम हो दूसरे व्यक्ति के, और स्कल्पचर ये मूर्तिकार होता है। ठीक है, तो आप ध्यान ये देना है आपको कि कुछ वर्ड मीनिंग आपको रेगुलर वे में अपने शामिल करना, कुछ वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। अभी लास्ट में हम बात करेंगे इंग्लिश हमको जो है तैयार करने का हमारा क्या तो है अप्रोच होनी चाहिए, कि जो, क्योंकि देखिए इंग्लिश में से बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश। तो थोड़ा सा हमारा जो है, अगर उस पर थोड़ी टाइम हम देते हैं रेगुलर वे में, तो काम भर की तो हमारी तैयारी वहां से हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। The sentence below has been divided into three parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. Hardly did I got into the house when the phone rang. ठीक है, तो इसमें भाई आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो हार्डली डिड आई गॉट इनटू, ठीक है, तो हार्डली स्केर्सली के साथ भी व्हेन लगता है, तो ये राइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि हार्डली के बाद आपकी जो वर्ब आती है, ये वाले पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ जो है उसका फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो हार्डली डिड आई यहाँ गॉड के स्थान पे गेट होगा। ठीक है, वैसे भी आपने चीज़ और भाई नोटिस किया होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसमें डिड के बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। इसको भी आप यहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इस वाले पार्ट में गलतियाँ हैं। हार्डली डिड आई गॉट, यानी कि यहाँ गेट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा सागर मेला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो ये आपका एनवीएस का प्रश्न है, पिछली परीक्षा में आया था, तो इसको देख लीजिए, ऐसे भी प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। इसका जो है पश्चिम बंगाल है, इसको करंट से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपका स्टैटिक पार्ट का वो पोर्शन है। पहला संविधान संशोधन के द्वारा भी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है। ठीक है, इधर संविधान संशोधन, इसे विषय अनुसूची दिया गया है। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सही है। 73वां इजराहवी, ठीक है। 74वां से भाई आपका 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन, ये सही मतलब इसमें जो है गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका, क्योंकि यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, जो राज्यसभा की कार्यवाही होती है, और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका रैमजे मैकडोनाल्ड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 66 हो जाएगा। ये सारे स्टेप मतलब आपके कुछ प्रश्न पॉलिटी से भी, कुछ प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी शामिल किए जाते हैं। बस 2 से 3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी। साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है, तो इसका राइट आंसर भी ये स्टेटमेंट आप रविन्द्रनाथ टैगोर का है।
तो आई होप इस प्रकार से भाई आज के जो है 40 प्रश्न हो गए। और जैसा आपको लगा होगा इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और कोशिश करेंगे कि आगे और इम्प्रोवाइज करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा और इसका जो है एक्सप्लेनेशन और हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें, हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे आंखों के सामने से गुजरते हैं, तो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये सेशन आपको इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आगे उसी के हिसाब से हम चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग हिंदी स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद फिर से जो है कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी उसमें शामिल करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से अक्सर समस्या भी हो रही है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्या है। तो क्योंकि देखिए एक चीज़ आप यहाँ समझिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे। जो नेट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो उसका लेवल ये नहीं होने वाला। यहाँ प्रश्नों का जो लेवल होगा बहुत आसान होगा। तो आने वाली सेशन में हम लोग प्रश्न उसके शामिल करेंगे। और एनवीएस केवीएसडी ट्रिपल एसबी के भी प्रश्नों को बीच बीच में हम लोग इसमें देखते रहेंगे, जिससे आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो उसी के हिसाब से हमें तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।